तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। जबकि भारतीय बाजारों में इस पूरे हफ्ते के अंदर कुछ उतार कुछ चढ़ाव देखने को मिला। एफआईएस भी कभी खरीदारी कभी बिकवाली करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन इस दिशाहीन बाजार में अब आगे की रणनीति क्या हो, कौन कौन से सेक्टर्स इन पर नजर रखी जाए, कौन सी कंपनियां, क्या पूरा आउटलुक बनेगा, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए निपुण मेहता सर मौजूद भी हैं इस पर चर्चा करने के लिए। निपुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर बहुत सारे ट्रिगर पूरे हो चुके हैं, बहुत सारे ट्रिगर अवेटेड हैं, मेजर ट्रिगर्स निकल चुके हैं। तो मार्केट में ना अभी वॉर है, ना टैरिफ वॉर है, ना अर्निंग्स बचे हैं, ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिससे एक्साइटमेंट आए। लेकिन एफआईडीआई फिर भी थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट लाते रहते हैं, कभी बेच के कभी खरीद कर। सो कैसे रीड कर रहे हो सर अभी की मार्केट्स, क्या करा जाए? थैंक यू सुमित। मार्केट्स में जो अगर 2 महीने के पहले जो मार्केट्स की स्थिति थी, जितनी वॉलेटिलिटी हम देख रहे थे उसके कंपैरिजन में अभी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर मार्केट कह सकते हैं। रिलेटिवली स्टेबल भी कह सकते हैं। इंट्राडे वॉलेटिलिटी होती है, इंट्रावीक कुछ हद तक वॉलेटिलिटी हो रही है, लेकिन जो रेंज में जो मार्केट मूव कर रहा है, ये जो अगर मैक्रो डेटा पूरा देखें, या फिर ग्लोबल अनाउंसमेंट्स की जो अनसर्टेनिटी थी वो थोड़ी जो दूर हुई है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दूर हुई है, अर्निंग्स की जो अनसर्टेनिटी थी वो कुछ दूर हुई है, लेकिन ये सब में पॉजिटिव न्यूज़ हमने आए हैं, उसकी वजह से क्लियरली मार्केट में उछाल हमने देखा है। लेकिन अगर कमिंग बैक टू जो 2 महीने के पहले जो वैल्यूएशंस थे, या तीन महीने पहले जो वैल्यूएशंस थे, निफ्टी 50 के देखें, जो भी ब्रॉड एवरेज पिछले 5 साल या 10 साल का एवरेज डिस्काउंटिंग देखें, या मिड कैप इंडेक्स का या स्मॉल कैप इंडेक्स का देखें, तो मार्केट टॉप लेवल से, एटलीस्ट लार्ज कैप टॉप लेवल से 5% करीब नीचे है। लेकिन एट द सेम टाइम जो डिस्काउंटिंग है वो उससे कहीं ज़्यादा नीचे है। सो एक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अर्निंग्स रिलेटिवली अच्छे आए हैं, और उसकी वजह से जो जो एक्सेस दिख रहा था मार्केट में, जो वैल्यूएशंस में कुछ एक्सेसेस दिख रहे थे, वो एक कुछ हद तक नीचे आए हैं मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में, और इसी वजह से मार्केट कुछ हद तक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो निपुण सर एक बात बताओ, एफआईज माल खरीद रहे हैं, चलो बीच बीच में वन ऑफ बेच रहे हो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल मई महीने में उन्होंने माल खरीदा है और डीआईज कैश पे बैठे हैं। सो क्या डीआईज को मौका नहीं मिल रहा या उन्हें कुछ लेने लायक नहीं मिल रहा? ऐसा क्या हुआ कि वो कैश पे बैठे हैं और वो माल लिए जा रहे हैं? सो क्लियरली कोई बेचेगा तो कोई लेगा, हाँ। तो ही मार्केट बहुत ज़्यादा उछाल नहीं देगा। अगर सिर्फ दोनों एफआई और डीआई दोनों बाय करते जाएंगे तो मार्केट तो 26,000 या 27,000 के लेवल पे निफ्टी अगले 2 दिन में ही पहुंच जाए। हाँ। लेकिन क्लियरली आई थिंक मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए डीआईएस बेच रहे हैं, लेकिन क्लियरली कारण यह है कि ऑन द वन साइड काफी डीआईएस उसमें से कैश लेवल्स जो हैं, वो जो सिलेक्टिवली कैश लेवल्स जो हाई दिख रहे हैं, जो अपने ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के जो कैश लेवल्स म्यूचुअल फंड्स के पास दिख रहे हैं ब्रॉडली, ये कुछ हद तक इनफ्लोज की वजह से हमने देखा है कि कैश बढ़ रहा है। कुछ हद तक रिडेम्पशंस कम हुए हैं, मार्केट्स हायर लेवल्स पे गए हैं, तो उसकी वजह से कैश हो रहा है। और एफआईएस जो खरीद रहे हैं उसको एक मार्केट स्टेबल कराने के लिए कुछ हद तक डीआईएस ने सेलिंग कम किया है। एट द सेम टाइम जो आईपीओज में पैसे काफी जा रहे थे, वो आईपीओज भी कम हुए हैं, तो उसकी वजह से एक उस तरफ फ्लोज नहीं जा रहे हैं, तो इसी वजह से डीआईएस के पास कैश फ्लोज है। आई थिंक इस तरह की आर्मरी रखना कोई गलत बात नहीं है। आई थिंक मार्केट्स में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, एफआईएस जरूरी नहीं है कि रोज खरीदते रहेंगे, और लेकिन जब वो बेचना शुरू करें तब डीआईएस हमने देखा है कि फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड डीआईएस ने खरीदारी की थी। तो आई थिंक इस तरह से कैश फ्लोज होते रहेंगे, इस तरह की आर्मरी होना अच्छा ही है डीआईएस के हाथ में। तो एक चीज़ और निपुण सर, इन दोनों के बीच में तीसरा सबसे मजबूत पक्ष है वो है प्रमोटर, और 5 से 6 दिन में 6 कंपनियों में प्रमोटर ने माल बेच दिया। इसमें भारतीय एयरटेल भी आ गया, टीडी पावर भी आ गया, से इवन ये क्यूमी वाली जो मदरसन इसकी ग्रुप की कंपनी है वेंट इंडिया, यहाँ पर भी प्रमोटर ब्लॉक आया। सो अर्निंग्स खत्म हुए, ब्लॉक इन खुला और कंपनियों में प्रमोटर माल बेचना शुरू हो गए। सो ये पार्ट
क्या अवेट किया जा रहा था कि जैसी अर्निंग खत्म हो हमें मौका मिले हम माल बेचें, या ठीक है वो केस टू केस बेसिस है, जिसकी नीड है उसके हिसाब से बेचा जा रहा है, ऐसा कोई पैनिक स्टेट अभी तक एटलीस्ट नहीं आया यहाँ पे? सो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है सुमित, लेकिन अगर एक लार्जर पीरियड के ऊपर देखें, अगले पिछले 6 महीने या 1 साल में देखें, तो कई और प्रमोटर्स ने भी अपने शेयर होल्डिंग कम किया है। वैल्यूएशंस में जब एक्सेसेस होता है तो कुछ हद तक बेस्ड ऑन पर्सनल रीजंस, बेस्ड ऑन समटाइम्स बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस, प्रमोटर्स अपना स्टेक कम करते हैं। कुछ हमने एमएनसीज को भी ऑन द अदर साइड देखा है कि उनके ग्लोबल प्लान्स जो हैं उसको फंड करने के लिए भारत में जो जितना निवेश था उसमें कम किया है, क्योंकि क्लियरली उनके जो यूएस में कोई सब्सिडरी हो या पेरेंट कंपनी हो, उसके जो वैल्यूएशन हो उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएशन, मल्टीपल टाइम्स वैल्यूएशन इंडियन मार्केट्स में थे, तो कम करके लोअर वैल्यूएशन के मार्केट्स में या जहाँ पे एक्सपेंशन हो वहाँ पे फंड्स डाइवर्सिफाई हुए हैं। तो अलग अलग कई रीजंस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिस्टिंक्टली एक ट्रेंड है कि हर एक प्रमोटर बेच रहा है। अगर ओवरऑल परसेंटेज ऑफ कंपनीज देखें तो मुश्किल से 1% कंपनीज के प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग अपना कम किया होगा, बट फॉर वेरिड रीजंस आई वुड से, एंड पर्सनल रीजंस ऑल्सो। सो आई थिंक ये कोई बुरा नहीं है। एक मार्केट डीपर होते जा रहा है, एक लिक्विडिटी मार्केट्स में इंक्रीमेंटली आते जा रही है, इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास काफ़ी शेयर्स जा रहे हैं, प्रमोटर्स के जो भी शेयर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स बेच के कम्प्लीटली एग्जिट कर रहे हैं। सो इस तरह का डाइल्यूशन है, कोई मार्केट्स के लिए बुरी बात नहीं होती है। ओके, एक चीज़ और निपुण सर, जो अब तक के डार्लिंग्स थे मार्केट के, जैसे कि ये डिफेंस बहुत बढ़िया तेज़ी दोबारा रिवाइव कर गई, ऑर्डर की विजिबिलिटी FY 25, 26, 27 तक वापस आनी शुरू हो गई, उनको देखा देखी रेलवेज दोबारा रिवाइव होने लग गए, पावर PSUs दोबारा रिवाइव होने लग गए। सो ये क्षेत्र में क्या जो ओवरहैंग था बिकवाली का वो ख़त्म होके वापस बाय हो रहे हैं, या ये इट कुड बी नियर टर्म ट्रैप, अभी इन्हें दूर रह सकते हैं, थोड़ा और स्टेबल होने दो फिर एंटर करना ज़्यादा बेटर होगा? सुमित, इसमें मैं 2 या 3 फैक्टर्स गिनूंगा। एक तो जो 6 महीने पहले जो इनमें एक बहुत बड़ी रैली आई थी डिफेंस में, रेलवेज में, PSUs में, ये एक ऑन एंटिसिपेटेड ऑर्डर फ्लो कुछ हद तक था, कुछ हद तक एग्जीक्यूशन भी अच्छा हुआ था। लेकिन अब जो मूवमेंट हमने देखा है वो जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर फ्लो हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन अच्छा हो रहा है, अर्निंग्स बहुत अच्छे आए हैं, उनकी फंडिंग हो रही है जिसकी वजह से एक्सपेंशन कर सकेंगे। सो आई थिंक ऑल अराउंड एक अर्निंग्स अच्छे आए, तो एक वैल्यूएशंस थे वो जो बहुत स्ट्रेच्ड लग रहे थे वो एक कुछ हद तक रीजनेबल हुए। अब 2027 या 2028 के अर्निंग्स देखे जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है, गवर्नमेंट ने बड़ा ऑर्डर बुक का अनाउंसमेंट किया है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, एक बार एक जियोपॉलिटिकल इश्यूज हुए थे जो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान में, उसकी वजह से कई प्रोडक्ट्स टेस्ट हो गए, तो कई और देशों ने ऑर्डर प्लेस किए हैं। सो आई थिंक जो ऑर्डर बुक ब्रॉडली बढ़ती जा रही है, एग्जीक्यूशन इंप्रूव होता जा रहा है, अर्निंग्स में विजिबिलिटी आ रही है, उसकी वजह से हम एटलीस्ट डिफेंस में देखें या फिर और कई शिपिंग कंपनीज देखें फॉर एग्जांपल, ये सब कंपनीज में एक विजिबिलिटी की वजह से तेजी है। आई थिंक जिस हद तक जिस बेसिस पे ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं, वन वुड थिंक एक लेवल पे शायद कंसोलिडेट करके इसमें प्रॉफिट बुकिंग जल्दी ज़्यादा नहीं आएगा, और एट एनी फॉल इन द मार्केट अभी भी अपॉर्चुनिटी रहेगी ये सब सेक्टर्स में निवेश करने के लिए। एक चीज़ और कि ट्रंप साहब मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल है, वो कुछ भी करते हैं, कभी भी करते हैं। पहले आया US में ट्रंप टैरिफ, फिर चाइना का टैरिफ 150% तक चला गया, घट के बात आ गई कि शायद अब कुछ ना करें, भारत के साथ टैरिफ कम ना करें। अब खबर आ रही है कि एप्पल को उन्होंने वार्न किया है कि अगर आप अपना प्रोडक्शन नहीं बंद करोगे तो हम आप पे 25% टैरिफ मार देंगे। सो इस तरह के साथ कितना आप गेयर अप रहो कि ये तरह की जब सिचुएशन सामने, आपका मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री का सबसे पावरफुल आदमी ऐसे स्टेटमेंट देगा और उसके ऊपर पूरी दुनिया की बाजार रिएक्ट करेंगे। सो ऐसे में एक आम आदमी क्या करे, उसकी क्या सिचुएशन हो? ऐसी सिचुएशन को देख के कैश पे बैठा रहे, या कुछ कैश पे बैठा रहे, या हर ट्रेंड के साथ ही खेले, क्या करे?
सुमित, जब इस तरह के लीडर्स आते हैं ग्लोबली, तो एक मार्केट में वॉलेटिलिटी होना, अनसर्टेनिटी होना एक ट्रेंड बन जाता है। और ये आपको समझ लेना चाहिए कि अगले 1.5 साल 2 साल के लिए ये ट्रेंड बना रहेगा कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आएगी, कुछ अनाउंसमेंट आएगा जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ग्लोबली फैक्टर्स होंगे, करेंसी रिलेटेड, इन्फ्लेशन रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट रिलेटेड, जिसकी वजह से टैरिफ रिलेटेड, जिसकी वजह से क्लियरली अप्स एंड डाउन या वॉलेटिलिटी आएगी। महत्व का ये है कि ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस इस तरह से अनाउंसमेंट नहीं चल सकती है, ग्लोबल ट्रेड नहीं हो सकता है, ग्लोबल डीग्रोथ हो जाएगा इस तरह से, जो ट्रेड में अनसर्टेनिटी हो गई, टैरिफ वॉर्स हो गई, और किसी इकोनॉमी, और आज अगर देखें तो यूएस देखें, यूरोप देखें, जापान देखें, यूरोप में बड़े देश जो हैं, जर्मनी देखें, फ्रांस देखें, ये सब में एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ग्रोथ का की कोई सर्टेनिटी नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बोरोइंग कॉस्ट्स क्लियरली बढ़ते जाएंगे। कॉर्पोरेट्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स के लिए भी उसी तरह बढ़ते जाएंगे। इस तरह से लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेन नहीं हो सकता है। सो जो अनसर्टेनिटी है वो कुछ हद तक है, अनाउंसमेंट बेस्ड है, लेकिन गवर्नमेंट्स खुद समझ आती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि इतनी अनसर्टेनिटी नहीं चलेगी, क्योंकि बिजनेसेस को क्लियरली एक सर्टेनिटी चाहिए। एक एप्पल को एक कह दें कि इंडिया से सॉस मत करो, लेकिन ऑल्टरनेट सोर्सिंग के लिए फैक्ट्री खड़ी करनी, उसमें समय लगता है। सो इसी तरह से वेदर इट इज कंज्यूमर गुड्स, वेदर इट इज ऑटोमोबाइल्स, जिसमें इस तरह के काफी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, ये सब का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए समय लगता है। और ये गवर्नमेंट्स जब समझ जाती हैं तो एक सर्टेनिटी ऑफ अनाउंसमेंट ग्रेजुअली होती है। सो आई थिंक कुछ समय तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी, बट इट क्लियरली वुड सेटल डाउन एंड क्रिएट अ बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट ग्लोबली। तो निपुण सर, अर्निंग सीजन खत्म हो गया, 95-98% अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है। 1-2% अर्निंग बची होंगी जो छोटी मोटी कंपनियों की होंगी, या थोड़ी बहुत अर्निंग बची होगी। क्या की टेक अवे आप उठा पाए इस अर्निंग में? क्या सेटिस्फैक्ट्री थी? कोई बड़े डैमेजेस, एक्सीडेंट किसी एक सेक्टर में, या कोई सेक्टर जो लग रहा है कि हाँ आप साइन ऑफ रिवाइवल दिखा रहा है, इस पर नज़र रखी जा सकती है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक? सो आई थिंक एक ब्रॉड स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि मार्च सेक्टर के मार्च क्वार्टर के जनरली रिजल्ट्स लास्ट क्वार्टर होने की वजह से, फाइनेंशियल ईयर में लास्ट क्वार्टर होने की वजह से जनरली अच्छे ही होते हैं। लेकिन इस मार्च क्वार्टर में इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन था कि कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर शायद रिजल्ट्स में या प्रॉफिटेबिलिटी में या मार्जिन में एक थोड़ी सी कटौती हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमने ये देखा कि रिजल्ट्स ब्रॉडली अच्छे आए थे। निफ्टी 50 के भी देखें तो 50 कंपनीज में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के एक्सपेक्टेशंस आइदर इन लाइन एक्सपेक्टेशन थे या बेटर देन एक्सपेक्टेशन से बहुत कम परसेंटेज था जिसके लोअर देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आए थे। मिड कैप्स में देखें तो ब्रॉडली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, स्मॉल कैप में सिलेक्टिवली अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सो एक इसी वजह से हम इसका एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं मार्केट्स में, और हम मिड कैप, स्मॉल कैप, इंक्लूडिंग सम लार्ज कैप्स में अच्छी मूवमेंट देख रहे हैं। सेक्टर वाइज देखें तो ब्रॉडली जो टेलीकॉम में रिजल्ट्स आए हमने, या फिर जो हमने देखे, ब्रॉडली बेटर देन एक्सपेक्टेड थे। आरपूज इंप्रूव हो रहे हैं, क्लियर इंडिकेशन था। बैंकिंग सेक्टर का देखें तो अगेन सिलेक्टिवली दे वर बेटर देन एक्सपेक्टेड, जो दिग्गज बैंक्स थी। एनबीएफसीज के रिजल्ट्स अच्छे आए, हमने बेटर देन एक्सपेक्टेड आए। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के एक्सपेक्टेड नहीं अच्छे थे, या फिर जो छोटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, या उसमें प्रोविजनिंग एडिक्वेट नहीं किया था, वो एक्सपेक्टेड था, और ब्रॉडली उसी तरह आया। एफएमसीजी में जितनी आशा थी कि एक टर्न अराउंड हुआ है रूरल सेक्टर में, शायद एक्सपेंडिंग सुधर रहा है, अभी तक हमने इसके इंडिकेशंस बहुत कम देखे हुए हैं। जो ब्रॉडली प्रीमियमाइजेशन का जो दौर है एफएमसीजी कंपनीज में, और उसी वजह से सेल्स जो इम्प्रूव हो रहे हैं या फिर मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये ब्रॉडली प्रीमियमाइजेशन की वजह से। लेकिन जो एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड है कि बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज में स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका
एक स्मॉल इंडिकेशन है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स में अभी तक हमने मार्च क्वार्टर में अभी तक देखा नहीं है। मैक्रो इंडिकेटर्स देखें, जीएसटी अपने ब्रॉडली कलेक्शंस जो देखें तो ऑल टाइम हाई पर ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के क्रॉस हो चुके हैं। सो जीएसटी कलेक्शंस हैव बीन एक्सीलेंट। पीएमआई इंडेक्स है, उसमें हमने एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा है, ऑलमोस्ट ऑन अ 2 to 3 ईयर हाई उसमें हम चल रहे हैं पीएमआई इंडेक्स में। सो मैन्युफैक्चरिंग इज एट अ गुड पेस। आईटी में देखें तो दिग्गज कंपनी थी, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं थे और इसी तरह आए। लेकिन मिड साइज आईटी कंपनीज हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमने देखे, इन मेनी केसेस बेटर देन एक्सपेक्टेड, और उसमें अच्छा रनअप देखा। एनर्जी कंपनीज देखे तो अगेन बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए, आइदर इन लाइन और बेटर देन एक्सपेक्टेड। डिफेंस कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ब्लिप्स, या फिर जो कंपनीज में यूएस की कुछ हद तक अनसर्टेनिटी हो, उसमें एक हमने ब्लिप देखा, बट अदरवाइज फार्मा कंपनीज में भी रीजनेबली अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे। सो आई थिंक रिजल्ट्स ओवरऑल सीजन हैव बीन बेटर देन एक्सपेक्टेड। फर्क यही पड़ा है इसी वजह से कि एक हम टोटली जो पहले जो टोटली ब्रॉड बेस्ड रैली थी, या जैसे कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स जो चल रहे थे, इस बार जो है ये मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी इस तरह का कैट्स एंड डॉग्स नहीं चले हैं। जो कंपनीज में अच्छे रिजल्ट हैं आए हैं, उसी में हमने अच्छी प्राइस मूवमेंट देखी है। क्वालिटी कंपनीज को इस बार निवेशक सपोर्ट कर रहे हैं। कंपनीज जहाँ पे खराब रिजल्ट आए हैं उसे क्लियरली उसमें हमने सिग्निफिकेंट सेलिंग दिखाया या डीआईएस का भी एग्जिट देखा है। सो आई थिंक देयर इज क्लियरली ट्रेंड टुवर्ड्स क्वालिटी दैट इज कमिंग अबाउट, दैट वी हैव सीन फॉर द मार्च क्वार्टर, आफ्टर द मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स। एक चीज़ और निपुण सर, क्योंकि आप ट्रैक भी करते हो, ये आईपीओ मार्केट वापस दोबारा रिवाइव होना शुरू हो गया है, और इस बार का रिवाइवल धीरे धीरे टेस्ट एंड ट्रायल है। पहला आईपीओ आया 200 करोड़ रुपए का छोटा सा, दूसरा थोड़ा और बड़ा, अब अगले हफ्ते से लीला का आईपीओ खुलेगा, वो और बड़ा होगा। सो कंपनियां टेस्टिंग द वाटर के मूड में, पहले छोटे छोटे आईपीओज आ रहे हैं, वहाँ अच्छे सब्सक्रिप्शन आ रहा है, चलो अब बड़े आईपीओ लाना शुरू करो। और प्लस ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। सो जो पिछले फिनेंशियल ईयर के पार्ट के एंड यानी दिसंबर से मार्च तक हमने नहीं देखा, वो अप्रैल से पिकअप करना शुरू हुआ और अब से वापस रफ्तार आ रही है। सो ये कंफर्ट क्या डीआईए के पास जो कैश पड़ा है उसको देखकर आ रहा है कि आप एंकर में हमें बचा ही लोगे आके, या दिख रहा है कि हाँ रिटेल ने फिर वापस पैसा बनाया है, मूड माहौल सुधर रहा है, दोबारा हम आ सकते हैं आईपीओ को लेकर? सो इस बार के क्या आईपीओ थोड़े वेल डिसिप्लिन्ड होंगे गोइंग फॉरवर्ड? सो अगेन सुमित, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर रहता है, जो हमने सितंबर में देखा था, इस तरह के excesses both in terms of valuations in the secondary market as well as valuations of primary market and the number of IPOs in the primary market, इसमें एक क्लियरली एक हैवी फ्लो हो जाता है। मार्केट जब नीचे आते हैं, अनसर्टेनिटी रहती है, तो इशू पूरी तरह से भरेगा नहीं भरेगा, इसी वजह से एक स्लो डाउन हो जाता है। अब एक ट्रेंड रिवर्सल सेकेंडरी मार्केट में कुछ हद तक देख रहे हैं, तो इसीलिए प्राइमरी मार्केट में भी एक फ्लोज ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक दो तरह के फर्क मैं देखूंगा इस बार। जिस तरह से एक एसएमई आईपीओस का एक ऑलमोस्ट फ्लड आ रहा था पिछले कुछ क्वार्टर में, या लेट्स से जैन टू मार्च में, या उसके पहले भी हमने देखा था उसके थर्ड क्वार्टर या फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर में भी, उस हद तक शायद फ्लो हम एसएमई में करंटली ना देखें। एटलीस्ट पहले बड़े आईपीओस जो आएंगे वो फुल्ली सब्सक्राइब होते हैं, उसमें कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, उसके बेसिस पे एक ट्रेंड बिल्ड होगा। दूसरा, आई थिंक जो हमने प्राइसिंग में एक्सेसेस देखे थे आईपीओस के, काफ़ी स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस हो रहे थे, इसीलिए इसी वजह से लैटर पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 25, मतलब जैन टू मार्च में जो आईपीओस लैटर पार्ट में आए, वो कुछ हद तक डिस्काउंट में चल रहे थे, या उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत कम था, उसमें इन्वेस्टर एक्साइटमेंट इतना नहीं था, ओवर सब्सक्रिप्शन कम हुआ था। आई थिंक उसी तरह से प्राइसिंग में अब जो एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में जो आईपीओ आएंगे, उसमें एक कुछ हद तक स्टेबल प्राइसिंग या स्ट्रेच्ड प्राइसिंग कह सकते हैं नहीं होना चाहिए, एक मोर रीजनेबल प्राइसिंग होना चाहिए अंडर द एक्सपेक्टेशन के मार्केट्स में अगर टर्न अराउंड अगर होता है
तो आईपीओ ना भी भरें, वो सब्सक्रिप्शन सफिशिएंटली ना हो। जनरली अगर क्वालिटी आईपीओ हो तो इंस्टीट्यूशंस, मार्केट खराब भी हो तो इंस्टीट्यूशंस सब्सक्राइब करते हैं। सो इट्स नॉट एंटायरली बेस्ड ऑन कि इंस्टीट्यूशंस के पास कितना कैश है। खराब इशू हो तो भी भर सकता है, जो क्वालिटी अच्छी हो। खराब आई मीन प्राइसिंग की के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई थिंक एज सेकेंडरी मार्केट गोज अप, आईपीओ मार्केट में भी, प्राइमरी मार्केट में फ्लोज बढ़ते जाएंगे। बट होपफुली इस बार प्राइसिंग में एक ज़्यादा रीजनेबल वैल्यूएशंस ऑफर किए जाएंगे। एक लास्ट सवाल निपुण सर, क्या सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हम नए ऑल टाइम हाई हिट होते हुए देखेंगे? डोमेस्टिक फैक्टर्स के बेसिस पे देखें तो आई थिंक मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, और ये अच्छी पॉसिबिलिटी है। ग्लोबल फैक्टर्स में जो अगर अनसर्टेन नहीं होती है, टैरिफ वॉर में कोई एग्रीवेशन नहीं होता है, इंडिया यूएस टैरिफ का अग्रीमेंट एक अच्छी तरह सेटल हो जाता है, यूएस चाइना का हो जाता है, अच्छी तरह सेटल हो जाता है, और ट्रेड एक फ्री फ्लो हो जाता है, एक जीडीपी ग्रोथ, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में एक ग्रेटर सर्टेनिटी आ जाती है। तो आई थिंक देयर इज नो रीजन व्हाई ऑल टाइम हाई सेकंड हाफ ऑफ 25 में शायद देखें हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निपुण सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर सभी पहलुओं पर, सभी पक्ष पर अपनी निष्पक्ष राय हमारे साथ रखने के लिए। आगे आपसे हम फिर भी जुड़ते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करवाते रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।